हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए आज मैं प्राचीन भारत का इतिहास इससे संबंधित नोट्स लेकर हाजिर हुआ हूँ। यह क्लास रिवीजन के लिए बनाई गई है। यह मेरे नोट्स खुद के नहीं है, बल्कि किसी भाई या बहन का है जो प्रोवाइड किया है। ये बेस्ट फैकल्टी के नोट्स हैं। तो हम प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। आपको सिलेबस पता होगा, इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। आप एक बार इसको देख सकते हैं, क्या क्या पढ़ना है हमें, कहाँ से पढ़ना है। ये भारत का इतिहास है। इसके 3 खंड हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास। कहाँ कहाँ से शुरू होता है, इसका टाइम पीरियड है और क्या पढ़ना है। जैसे पाषाण काल पढ़ना है, हड़प्पा, ताम्र पाषाण काल, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सब पढ़ने हैं हमें। ये भी मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल, पूर्व मध्यकाल, ये सब सिलेबस के पार्ट्स हैं जिन्हें हम इस नोट्स के सहारे हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मौर्य काल है। मौर्य काल में हम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक में हम कला, स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला और अन्य कलाओं पर बात करने वाले हैं। इस तरीके से क्लास का पैटर्न रहेगा। और हमें क्या पढ़ना है, इस नोट्स के पहले 6वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। ओल्ड एनसीईआरटी अगर हम पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, और 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं अगर हमें हिस्ट्री और अच्छी तरीके से समझना है। लेकिन हम नोट्स को कवर कर रहे हैं, इसी नोट्स के सहारे हम पूरे प्राचीन भारत इतिहास को कवर करने की कोशिश करेंगे। कला एवं संस्कृति में हम कला, धर्म, भाषा, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी की बात करेंगे। जब हम हड़प्पा पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और संस्कृति की बात करेंगे। तो इस तरीके से हर काल का डिवीज़न हमने ऐसा करके पढ़ना होगा। तो इसे हम रोटेट करते हैं। ये यहाँ तक का सिलेबस का व्यू रहा। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला काल जो होगा वो पाषाण काल का होगा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पाषाण काल, इसे स्टोन एज भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है 6 लाख बीसी से लेकर 2000 बीसी तक है। अब बीसी का मतलब यहाँ आपको नहीं समझना है, क्योंकि आप इसे पहले भी पढ़ चुके होंगे और समझ चुके होंगे। ये केवल रिवीजन के मकसद से बनाई गई है, तो आप इसे रिवीजन ही इससे करें। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है उसका टाइम पीरियड 6 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक है। मध्य पाषाण काल का 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी तक, और नवपाषाण काल का 7,000 बीसी से लेकर 2,000 बीसी तक। अगर आपको टाइम पीरियड में कुछ डिफरेंस दिखाई पड़ता है कहीं कहीं, तो इससे आपको चिंता होने की कोई बात नहीं, इतना चल जाता है। तो पूरा पाषाण काल हिमयुग था। हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो हमें भौगोलिक वितरण, हर काल में भौगोलिक वितरण के बारे में जानेंगे। उपकरण क्या थे, अलग अलग काल में उपकरण कैसे थे, जीवन यापन, उनका जीवन यापन कैसे रहा। तो हम पाषाण काल को 3 भागों में बांट देते हैं। एक निम्न पूरा पाषाण काल जो कि 6 लाख बीसी से लेकर 5 लाख बीसी तक चलता है, और मध्य पूरा पाषाण काल जो कि 1.5 लाख बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक चलता है। इसी तरीके से तीसरा काल जो उच्च पूरा पाषाण काल है वो 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक चलता है। पूरा पाषाण काल के अब भौगोलिक वितरण की बात करेंगे। जैसा कि सिलेबस में डिफाइन किया गया है कि हम किस तरीके से पूरा पाषाण काल मतलब अलग अलग काल को कैसे करने वाले हैं। तो पूरा पाषाण काल के बारे में जिक्र करते हैं। तो पूरा पाषाण काल में प्रारंभिक मानवों या आदि मानवों की उपस्थिति के साक्ष्य देश के अलग अलग हिस्सों में मिलते हैं। इनकी उपस्थिति नदी घाटी के ऊपरी क्षेत्रों, जहाँ जल एवं पत्थर की सुविधा उपलब्ध थी, वहाँ से प्राप्त होते हैं। मैदानी क्षेत्रों से नहीं। मैदानी क्षेत्रों में दूर दूर तक आपको पानी की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, और यहाँ पर पत्थर की भी कमी होगी, मतलब पहाड़ी इलाका भी कम होगा, रहने के लिए गुफाएं नहीं होंगी। तो इस तरीके से ये मैदानी क्षेत्रों में ना रह करके जल एवं पत्थर जहाँ सुविधा उपलब्ध होती थी, उसी नदी घाटी के ऊपरी हिस्सों में रहते थे। जैसे कि हम क्षेत्र की बात करें तो पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी, कश्मीर में पहलगांव, लद्दाख, राजस्थान की बात करें तो दिदवाना क्षेत्र है, गुजरात में साबरमती नदी घाटी है, महाराष्ट्र में निवासा पटने है, कर्नाटक में हुंसकी नदी के किनारे, और तमिलनाडु में पलवरम। पलवरम की जो कुछ खास पॉइंट हैं, जैसे कि 1863 ईस्वी में
रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सर्वप्रथम पलवरम से पाषाण युगीन अनुसंधान की शुरुआत की। तो किसकी शुरुआत की? पाषाण युगीन अनुसंधान की शुरुआत सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में कुरनूल हो गया, नागार्जुन कोंडा और आदि शहर ऐसे हैं, आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले। आंध्र प्रदेश से आग के जलाने के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पर आग के जलाने के साक्ष्य मिले हुए हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक क्षेत्र है, उड़ीसा में मयूरभंज, पश्चिम बंगाल में वर्धमान है और बिहार में मुंगेर, पैसारा इसे भी कहते हैं। तो इस काल में जो पत्थर के उपकरण थे, तो हम पहले निम्न पूरा पाषाण काल, जो कि पाषाण काल के अंतर्गत काल आता है, तो निम्न पूरा पाषाण काल में जो पत्थर के उपकरण थे उनके नाम हैं हैंडेक्स, क्लेबर, चॉपर, चॉपिंग, पेबुल। और ये उपकरण मूल पत्थरों के बने होते थे। जिस तरीके से पत्थर पाए गए उनका इस्तेमाल उसी तरीके से किया गया, इनमें कुछ भी संशोधन नहीं किया गया। इसी तरीके से मध्य पूरा पाषाण काल में पत्थरों के फ्लेक से उपकरणों का निर्माण प्रारंभ हुआ और उपकरणों के नाम थे ब्लेड, बोर, स्क्रैपर। ये मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरणों के नाम थे। यहाँ से अगला क्लास शुरू होता है, लेकिन हम क्लास वाई क्लास नहीं करेंगे बल्कि रिवीजन के हिसाब से इसे करने वाले हैं। तो पूरा पाषाण काल में हम इसके वितरण को देखेंगे, उपकरण को भी देखेंगे और जीवन यापन, इन सब पर चर्चा होगी। और हमने चर्चा कर भी लिया है यूपी उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी, जो कि इलाहाबाद मिर्ज़ापुर में स्थित है। अब हम इसके तीसरे काल पर उच्च पूरा पाषाण काल पर आते हैं। इसके प्रमुख जो उपकरण थे ब्लेड थे, ब्यूरिस थे। इस दौर में भी उपकरणों का निर्माण मुख्यतः फ्लेक्स से किए जाते थे, लेकिन साथ ही साथ जानवरों की हड्डियों के उपयोग के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य भी मिलने लगे। जीवन यापन की बात करें तो पूरा पाषाण काल का संबंध हिमयुग यानी प्लास्टोसीन काल से रहा है, अर्थात वातावरण में सर्दी और शुष्कता अधिक थी, बर्फ की चादरें बिछी हुई थी और इसका प्रभाव उस दौर के पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं पर भी दिखाई पड़ते हैं। आज भी ठंडे प्रदेशों में पेड़ों की संरचनाएं अलग हो जाती हैं, रेगिस्तान में पेड़ पौधों की संरचनाएं अलग हो जाती हैं, तो आज भी ऐसी देखने को मिलती है। इस युग में विशालकाय एवं बड़े बड़े बाल यानी जिन्हें केशधारी कह सकते हैं, बड़े बड़े बाल वाले जानवरों के साक्ष्य मिलते हैं। प्रारंभिक मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। ये शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। ये अपेक्षाकृत बड़े पशुओं का शिकार एवं पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, जो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद होते थे, उनके भोजन के प्रमुख स्रोत होते थे। पूरा पाषाण काल में उपकरणों में परिवर्तन मानव के भौतिक या बौद्धिक विकास एवं जीवन जीने की अदम्य इच्छा शक्ति को दर्शाता है। इस काल में आंध्र प्रदेश से आग के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन सीमित साक्ष्य के कारण यह कहना मुश्किल है कि वे भोजन पकाकर खाते थे या नहीं। यहाँ पर यह निश्चित नहीं हो पा रहा कि ये आग का इस्तेमाल भोजन पकाने में करते थे या नहीं। आदिमानव अधिकांशतः समय खुले मैदान में और प्राकृतिक गुफाओं में व्यतीत करते होंगे। साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान भी व्यक्त किया जाता है कि किसी एक स्थान पर आदिमानव लंबे समय तक नहीं रहते होंगे। खाद्य संसाधनों की समस्या के कारण ये लंबे समय तक किसी एक स्थान पर नहीं रहते होंगे। कृषि और पशुपालन से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यह भी इस तथ्य को पोस्ट करता है या दर्शाता है कि आदि मानव खानाबदोश जीवन जीते होंगे। इस तरीके से एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर एक स्थान पर नहीं रुकते तो ये खानाबदोश ही जिंदगी जीवन यापन करते होंगे। इस काल से ना तो बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं और ना ही कपड़ों के साक्ष्य। यहाँ पर बर्तन के साक्ष्य नहीं मिले, ना ही कपड़ों के साक्ष्य। तो इनके जीवन में कैसा परिवर्तन था, इससे पता चल सकता है। साक्ष्यों से इनके सामाजिक धार्मिक जीवन के संदर्भ में कुछ भी जानकारी या कहना मुश्किल है। तो हम नहीं बता सकते थे कि ये किस धर्म को मानते थे, मतलब इनकी जीवन शैली में धर्म का महत्व क्या था, धर्म था या नहीं था, ये नहीं पता। अगला है मध्य पाषाण काल, जो कि 10,000 BC से लेकर 6,000 BC तक इसका टाइम पीरियड है। यहाँ पर भी हम भौतिक वितरण की चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी और चौपानी मांडों में बर्तन के साक्ष्य मिले। चौपानी मांडों में बर्तन के साक्ष्य और सराय नहर में सवाधान के साक्ष्य, मैदहा में सवाधान का साक्ष्य भी मिला और साथ में सिलबट्टा अधचली हड्डी भी मिली और दमदमा में सवाधान के साक्ष्य मिले और हड्डी का आभूषण। तो इस तरीके से यहाँ पर भी मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, आदमगढ़ में पशुपालन का साक्ष्य मिला। इसे पता चल सकता है कि पशुपालन का महत्व क्या होगा। राजस्थान में बागोर में पशुपालन का साक्ष्य मिला है।
और गुजरात में लंगनाच, यहाँ से भी कुछ साक्ष्य मिले होंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे टेरी समूह भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इत्यादि क्षेत्रों से भी इस युग के साक्ष्य मिलते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्षेत्र, ये जो हैं ये सभी क्षेत्र पहले भी आ चुके हैं, तो फिर ये कैसे आ सकते हैं मध्य पाषाण काल में? तो ऐसा नहीं है। अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लोग थे, लेकिन उन्हीं जगहों पर थे। उनके जीवन में परिवर्तन आया होगा, जलवायु परिवर्तन से उनके जीवन में भी परिवर्तन आना शुरू हुआ होगा। जैसे इनके उपकरण की बात करें तो इनके उपकरण माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म उपकरण होते थे, यानी छोटे छोटे उपकरण होते थे, लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास। पत्थर एवं हड्डी के उपकरण ये बनाते थे, पत्थर से फ्लैक इस तरीके के उपकरण बनते थे। और इनका नाम, जो उपकरणों का नाम था, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार और चतुर्भुजाकार, इस तरीके से इनके आकार भी होते थे। ऐसा माना जाता है कि तीर कमान तकनीक का विकास इसी युग में हुआ होगा। अब जीवन यापन की बात करें तो मध्य पाषाण युग का संबंध होलोसोन युग यानी वर्तमान युग से माना जाता है। जलवायु में परिवर्तन हुआ, तापमान में वृद्धि हुई, इसका प्रभाव जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, नदियों इत्यादि पर देखा गया। इस काल में घास के मैदानों और घास पर निर्भर जानवरों एवं मछलियों की संख्या बढ़ी, और यह सब मध्य पाषाण युगीन मानवों का मुख्य भोजन बना। गर्त, चूल्हा, अधजलीय हड्डियाँ इत्यादि साक्ष्य इस तथ्य के संकेत हैं कि मानव पका हुआ भोजन भी करने लगा था, जबकि हम पूरा पाषाण काल में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं देख पाते। जबकि हमें आंध्र प्रदेश से आग जलाने के साक्ष्य मिले, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पर पका हुआ भोजन का इस्तेमाल करते होंगे। सिलबट्टे के साक्ष्य भी खान पान के तरीकों में बदलाव के सूचक थे। मध्य पाषाण युगीन स्थलों से लकड़ी और मिट्टी से निर्मित झोपड़ियों के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं। यहाँ पर झोपड़ियों के साक्ष्य, और किससे? लकड़ी और मिट्टी से निर्मित। माना जाता है कि संसाधनों की कमी के कारण मानव एक स्थान पर अस्थायी तौर पर परमानेंट रूप में नहीं रहते होंगे। पशुपालन एवं बर्तन के भी साक्ष्य मिलते हैं, हालांकि यह इस काल की नियमित विशेषता नहीं थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये खाना ही पका कर खाते थे या बर्तन में अपने खाना स्टोर करते थे, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। इस काल से भी कपड़ों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मध्य पाषाण युगीन साक्ष्य सामाजिक धार्मिक के संदर्भ में भी कुछ संकेत देते हैं। तो यहाँ पर कुछ संकेत हमें मिल जाते हैं मध्य पाषाण युगीन में, जैसे कि चित्रों से हमें पारिवारिक जीवन, संगीत, नृत्य इत्यादि की भी जानकारी मिलती है। अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए कि मध्य पाषाण युगीन और पूरा पाषाण युगीन में कुछ डिफरेंस है, उनको रेखांकित करें, तो आपको कुछ पॉइंट्स इसी में से लिखना होगा। इसी प्रकार आभूषण के साक्ष्य श्रृंगार के प्रति लगाव का संकेत हो सकता है। बड़ी संख्या में समाधान या अंतिम संस्कार के भी साक्ष्य मिले। शवों को वस्तुओं के साथ दफनाने का प्रमाण मिलता है। वस्तुओं के साथ परिस्थितियों के अनुसार मानव के द्वारा उपकरणों में परिवर्तन उनके बौद्धिक विकास के साथ साथ बेहतर जीवन जीने की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। अब आता है तीसरा नवपाषाण काल। इसका टाइम पीरियड 7000 BC से लेकर 2000 BC या 1500 BC के आसपास है। इसका भौगोलिक वितरण की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान में मेहरगढ़ में, और मेहरगढ़ में भी बलूचिस्तान, यहाँ से हमें गेहूँ, जौ, कपास और कृषि के साक्ष्य भी मिलते हैं। और भारत में यह सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है, और यह 7000 BC से इसके साक्ष्य मिलने लगते हैं। और हमें कच्ची ईंटों के मकानों के साक्ष्य भी मिले, और व्यक्ति को बकरी के साथ दफनाने का साक्ष्य भी मिला। ये नवपाषाण युगीन काल की बात हो रही है। और विंध्य क्षेत्र में कोल्ढिवा से हमें सर्वप्रथम धान की खेती के साक्ष्य मिले। तो हमें कोल्ढिवा से ही सर्वप्रथम धान की खेती के साक्ष्य मिले, और ऐसा माना जाता है कि ये 7000 BC से साक्ष्य मिलने लगते हैं। इसी तरीके से मध्य गंगा घाटी में चिरान सेनुआर, जो कि बिहार में पड़ता है, यहाँ से हमें हड्डियों के औजार और उपकरण बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं। चना एवं मूंग की खेती का साक्ष्य हमें इन्हीं जगहों से मिलता है, और ये इसके साक्ष्य जो हमें मिलने लगते हैं लगभग 2000 BC से लेकर के 1500 BC के आसपास हमें ये साक्ष्य मिलने लगते हैं। इसी तरीके से उत्तर पूर्वी भारत, देवजाली हार्डिंग और सतारू में भी, जो कि असम में है, यहाँ से भी हमें 2000 BC या 1500 BC के आसपास के साक्ष्य मिलने लगते हैं। कश्मीर से हमें साक्ष्य मिलने लगते हैं लगभग, यहाँ से भी हमें 2500-1500 BC के आसपास के साक्ष्य मिलते हैं। कश्मीर में बुरझोम और गुफक्राल, यहाँ से हमें गर्द आवास के साक्ष्य मिले, और बड़ी संख्या में हड्डियों यानी जानवरों के उपकरण भी मिले। मानवों के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। यहाँ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो
बुर्जुम जगोफक्राल जो कि कश्मीर में पड़ता है और ये नौपाषाण काल में आता है। दक्षिण भारत में हमें कर्नाटक से ब्रह्मगिरी, मस्की, हल्लूर और पिक्कीहल, यहाँ से हमें राख के टेले के साक्ष्य मिले हैं। सॉरी, कुछ हैंग कर रहा है। और यहाँ पर रागी, ज्वार बाजरा के खेती के साक्ष्य अलग अलग स्थलों से हमें मिले हैं और ये हमें लगभग 1500 BC के आसपास ऐसा देखने को मिला। आंध्र प्रदेश में भी उल्लूनूर और फलवाय आदि इन जगहों से भी हमें साक्ष्य मिले और तमिलनाडु से भी पायमपल्ली, इस तरीके के जगहों से भी हमें साक्ष्य नौपाषाण काल के मिलते हैं। सॉरी, उपकरण की बात करें तो सेल्ट और एक्स। सेल्ट जो कि बसुला होता था और एक्स यानी कुल्हाड़ी होती थी। ये घर्षित उपकरण है, अर्थात पुनः उपयोग किया जाता था। तो जीवन यापन की बात करें नौपाषाण काल के, तो इस काल में भी जलवायु मध्य पाषाण की तरह ही है। नौपाषाण काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है कृषि एवं पशुपालन का जीवन यापन में नियमित उपयोग। यहाँ पर नियमित उपयोग, कृषि एवं पशुपालन का जीवन यापन में नियमित उपयोग, अब यहाँ से इनको अपने जीवन में अपनाया जाने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग फसलों की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि मेहरगढ़, विंध्य क्षेत्र, दक्षिण भारत। अभी हमने इन स्थानों पर क्या मिले हैं इसका जिक्र किया है। इसी के साथ साथ पशुपालन के भी बहुतायत में साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन नियमित तौर पर भोजन सुरक्षा का एक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध करा रहा था। कृषि और पशुपालन ने जीवन में अस्थायित्व को बढ़ावा दिया और इसी के साथ मानव अस्थायी आवास की ओर अग्रसर हुआ। यहीं से अस्थायी आवास की ओर मानव अग्रसर हुआ होगा। हालांकि अधिशेष उत्पादन नहीं होता था और पत्थरों पर इनकी निर्भरता बनी हुई थी, अतः नदी घाटी को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में बसने की संभावना कम थी। साथ ही शिकार एवं खाद्य संग्रह भी जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ था। अभी भी ये पूरी तरीके से कृषि पर डिपेंड नहीं हो पाए थे, बल्कि शिकार एवं खाद्य संग्रह के रूप में जीवन यापन करते थे। इस प्रकार नौपाषाण युगीन मानव केवल उपभोक्ता नहीं था बल्कि उत्पादक भी था। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि ये खानाबदोश, मतलब इनकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से खानाबदोश ज़िंदगी जीवन यापन करते थे। नहीं, ये उत्पादक भी बन गए थे। ये कुछ ना कुछ अब उत्पाद उत्पन्न करने लगे थे। जैसे कि हमें अन्य अलग अलग जगहों पर साक्ष्य मिले हैं, जौ के साक्ष्य मिले, गेहूँ के साक्ष्य मिले, तो इस तरीके से हमें लगता है कि ये उत्पादक भी बन गए। नए नए तथा घर्षित उपकरणों का उपयोग भी मानव के भौतिक क्षमता के विकास के साथ साथ मानव के अस्थायी आवास की ओर अग्रसर को भी दर्शाता है। नवपाषाण काल में हाथ से निर्मित एवं कुम्हार के चाक पर निर्मित दोनों प्रकार के बर्तनों के साक्ष्य मिलने लगते हैं। जो हाथ से निर्मित था और जो कुम्हार के चाक से निर्मित, इन्हीं दोनों प्रकार के बर्तनों के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलने लगते हैं। संभवतः बर्तनों का उपयोग वस्तुओं के संग्रह एवं भोजन को पकाने में किया जाता होगा। इस काल से पहियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। कपास की खेती के भी प्रमाण मिलते हैं। पहियों के साक्ष्य और कपास की खेती। साक्ष्यों से पारिवारिक जीवन, अंतिम संस्कार, कला में रुचि इत्यादि की भी जानकारी मिलती है। अब संस्कृति पर आते हैं। संस्कृति एक जीवन जीने का तरीका होता है। इतिहास में संस्कृति के अंतर्गत मुख्यतः कला, साहित्य, धर्म दर्शन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो संस्कृति है क्या? संस्कृति में हम क्या करते हैं? तो इतिहास में हम संस्कृति के अंतर्गत इन सभी वस्तुओं को रखते हैं। आंशिक तौर पर अर्थव्यवस्था एवं समाज का भी अध्ययन करते हैं। तो संस्कृति में इसी चीज़ को हमें पढ़ना है और ये इम्पोर्टेंट है। संस्कृति में हमें कला को पढ़ना है। जैसे कला में सृजन किसका होता है? जैसे सौंदर्य बोध, उपयोगिता, यही जो सृजन होता है वही कला के रूप में उभरता है। स्थापत्य कला हो गया। स्थापत्य वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्प यानी जो हाथ से निर्मित वस्तुएं होती थी, संगीत, नृत्य, ये सभी संस्कृति के पार्ट हैं और संस्कृति में कला के पार्ट हैं। धर्म दर्शन, जो कि हम पहले ही बता चुके, इन सभी को पढ़ा जाता है। धर्म दर्शन हो गया, भाषा, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी। चित्रकला में हम क्या पढ़ते हैं? जो दीवारों पर हमें चित्र मिले और दीवारों को छोड़ करके जो हमें कागज़, बर्तन, कपड़े इत्यादि पर चित्र मिले, तो ऐसे भी चित्र हमें मिले। और ये दीवारों पर चित्र जो होते थे वो कहाँ कहाँ किए गए? गुफाओं की दीवारों पर, महल या मंदिर, मकान, इन सभी दीवारों पर चित्र हमें मिले। इन्हीं को ही भित्ति चित्र कहते हैं। कालखंड, संरक्षक, स्थान से प्राप्त, कहाँ कहाँ से ये प्राप्त हुए, इस चित्रकला के संरक्षक कौन थे, किस काल में कौन सा चित्र अपनी चरम सीमा पर था, इस तरीके से हमें पढ़ना होगा। रंग, ब्रश, विषय वस्तु, महत्व, इनका
हम देखें तो अपने यूपीएससी मेंस के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पाषाण युगीन चित्रकला की बात करते हैं तो पाषाण युगीन चित्रकला के साक्ष्य भारत के अलग अलग क्षेत्रों से मिलते हैं, जैसे कि भीमबेटका हो गया, मिर्ज़ापुर, पंचमढ़ी, पटने, लद्दाख, दक्षिण एवं पश्चिम भारत के कई स्थलों से हमें इसके साक्ष्य मिलने लगते हैं। इन स्थानों से गुफाओं के दीवारों से चित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। चित्रों से निर्माण पूर्व दीवारों की सतह को चित्रों के अनुकूल तैयार नहीं किया गया, बल्कि प्राकृतिक दीवारों पर ही रेखाचित्र के माध्यम से चित्रों को प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर बल्कि प्राकृतिक दीवारों पर ही रेखाचित्र के माध्यम से चित्रों को प्रस्तुत किया गया। पाषाण युगीन चित्रकला के साक्ष्य उच्च पुरापाषाण काल से मिलने लगते हैं। अगर हम बात करें तो चित्रकला के साक्ष्य हमें उच्च पुरापाषाण काल से ही मिलते हैं। मध्यपाषाण एवं नवपाषाण काल के साक्ष्य अधिकाधिक प्राप्त होते हैं। चित्रों में अधिकांशतः लाल, सफ़ेद, हरा, पीला इत्यादि रंगों का प्रयोग किया गया है। इन रंगों को खनिज पदार्थों एवं पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता था, जिन्हें हम प्राकृतिक रंग भी कह सकते हैं। चित्र निर्माण के लिए संभवतः जानवरों के बालों एवं पेड़ों की टहनियों का बरस के रूप में उपयोग किया जाता होगा। मध्यपाषाण एवं नवपाषाण युगीन एक महत्वपूर्ण विषय है, जैसे कि शिकार, और शिकार से हमें कई पेंटिंग भी मिले। योजनाबद्ध तरीकों से शिकार में उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण, विभिन्न जंगली जानवरों के चित्र इत्यादि के प्रमाण भी मिलते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे जीव जंतुओं के शिकार के भी साक्ष्य मिले, जैसे कि मछली पकड़ने का दृश्य, चूहे को पकड़ने का चित्र इत्यादि। चित्रों से पालतू पशुओं को भी जानकारी मिलती है। इन पशुओं को भोजन देते हुए भी दिखाया गया है। पारिवारिक जीवन, अंतिम संस्कार, नृत्य इत्यादि को भी इन चित्रों से भी हमें जानकारी मिलती है। चित्र निर्माण के पीछे क्या सोच रही होगी, यह बताना मुश्किल हो सकता है। मुश्किल संदर्भ में भी अलग अलग अनुमान व्यक्त किए जाते हैं, जैसे कि मनोरंजन के उद्देश्य से ये चित्र क्यों बनाए गए। तो हो सकता है कि मनोरंजन के उद्देश्य से या किसी उत्सव के दौरान चित्रों का निर्माण, या फिर अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से ये चित्र बनाए जाते होंगे। पाषाण युगीन चित्र का कलात्मक महत्व तो है, साथ ही भारत में मानव की विकास यात्रा और उनके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को समझने में भी उपयोगी है। विभिन्न स्थलों से प्राप्त भौतिक साक्ष्य एवं चित्रों के आधार पर ही पाषाण युगीन इतिहास का पुनः निर्माण किया गया। अगर आपसे मान लीजिए एक छोटा सा सवाल बन जाता है कि पाषाण युगीन चित्रकला का आज के भारत के सांस्कृतिक जीवन पर महत्व है, प्रकाश डाली, तो कुछ ना कुछ यहाँ से भी पॉइंट लेना पड़ेगा। और किस तरीके से पाषाणकालीन चित्रकला इस पूरे इतिहास को समझने में मदद करता है, इसको भी हमें बताना होगा। प्रश्न, दो प्रकार के प्रश्न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न भी बन गया है। एक तो सीधे प्रश्न आएंगे, जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाणकालीन भौगोलिक वितरण एवं जीवन यापन के बारे में संक्षेप में बताएं। और दूसरा, भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाण युगीन चित्रकला का संक्षेप में वर्णन करें। इस तरीके से सवाल सीधा पूछा जा सकता है कि सीधा ही बताइए कि पाषाण युगीन चित्रकला का संक्षेप में वर्णन। इस तरीके से सीधा सवाल आ सकता है। और जो अप्लाइड तरीके से क्वेश्चन होंगे, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाण युगीन कला के साक्ष्य प्रारंभिक मानव के जीवन या संस्कृति को समझने में किस सीमा तक उपयोगी है। इस तरीके से सवाल बन सकते हैं, जो कि मैंने अभी पहले ओरली पूछा, इसी तरीके से मिल खाते हैं। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाण युगीन शिल्प न केवल मानव के बौद्धिक विकास को अभिव्यक्त करता है, बल्कि बेहतर जीवन जीने की इच्छा शक्ति को भी दर्शाता है। टिप्पणी कीजिए। तो आप यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिखने होंगे। शिल्प की बात करें तो हाथ से निर्मित वस्तुएं होती थी, जैसे कि पत्थर के उपकरण, और पत्थर के उपकरण से क्या बनाए जाते थे, बर्तन, पहिया, इस तरीके से। और बौद्धिक क्षमता का विकास, इस पर हमें जिक्र करना होगा। बेहतर जीवन जीने की इच्छा शक्ति, इस तरीके से ये हमें इनको समझना होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको टुकड़ों में बांट करके समझ लेंगे तो हमारे लिए आंसर फ्रेम करना आसान हो जाएगा। इसके लिए हम देखें सिलेबस PY को जो हमारे पास उपलब्ध है, और जो क्वेश्चन के की होते हैं उसने भी रीड करना होगा और अभ्यास करना होगा। इस तरीके से हम अभ्यास करके बढ़िया आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर बौद्धिक विकास को पूछा गया। यहाँ हम पत्थर के उपकरण के बारे में भी जिक्र करेंगे। यहाँ पाषाणकालीन शिल्प के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पर हम हाथ से निर्मित वस्तुएं जैसे कि पत्थर के उपकरण में बर्तन, जो पहिए बनाए गए, यहाँ जिक्र करेंगे। और बौद्धिक विकास का
कैसे प्रभाव पड़ा और बेहतर जीवन जीने की इच्छा शक्ति कैसे आई, इसका भी जिक्र करेंगे तो हमारा एक अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा। उत्तर लेखन के लिए क्या होगा, स्टार्ट कुछ ना कुछ करेंगे और मुख्य मांग क्या है उसको लिखना है, क्या पूछा गया है उसको देखना है। निष्कर्ष पर जाएंगे और कुछ निर्देश दे देंगे। निर्देश के रूप में हम जैसे जान लेते हैं कि हमारे पास शब्द सीमा 150 या 250 का होगा। अगर 150 शब्द का होगा तो 6-7 मिनट तो लगेंगे ही, और 250 का तो 8 से 9 मिनट लगेंगे। तो समय प्रबंधन हमें करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग में हमें समय पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। पैराग्राफ या बिंदुवार लेखन करें तो आप पैराग्राफ भी कर सकते हो। डायग्राम, मैप अगर है मैप बना दें। करंट अफेयर से अगर जोड़ा गया है तो उसको भी जिक्र कर सकते हैं। करंट अफेयर से अगर हमें उस कंटेंट में कुछ भी मिल जाता है तो हम उसे भी लिंक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक बढ़िया आंसर फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास जरूरी होगा। बिना अभ्यास के हम मैदान में उतरेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। नोट, पाषाण काल से संबंधित ये सी क्लाइकल करलाइल है, सी करलाइल जो कि पुरातत्वविद है। ये किससे जुड़े हुए हैं, तो मध्य पाषाण युगीन अनुसंधान इन्होंने प्रारंभ किया था। तो सी करलाइल है, पुरातत्वविद है। ध्यान में रखना होगा क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। और सर्वप्रथम पाषाणकालीन चित्रकला का साक्ष्य कहाँ से मिला, मिर्ज़ापुर में जोजा से। मिर्ज़ापुर में खोजा गया। पढ़ने में कुछ कठिनाइयाँ हो जाती हैं। पूरा पाषाण काल से मानव की जीवाश्म के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। मानव के जीवाश्म के साक्ष्य हमें पूरा पाषाण काल से नहीं मिलते। अपवाद एक है हथनौरा। हथनौरा को छोड़ दे तो यहाँ पर हमें मानव की जीवाश्म के साक्ष्य नहीं मिले, और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अब हम हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति के बारे में जिक्र करने वाले हैं। तो हो सकता है कि वीडियो लंबा बन गया होगा, तो इसको अगले क्लास में किया जाए तो बेहतर होगा। आप एक बार हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति में क्या क्या पढ़ना है इसको देख सकते हैं। जैसे कि सामान्य पहलू, आर्थिक इतिहास को देखेंगे, सामाजिक धार्मिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास, और इनका आखिरी में पतन कैसे हुआ इसके बारे में जिक्र किया जाएगा। कैसे काल बदलता गया और जीवन में कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिली, जैसे पत्थर से तांबा आ गया, तांबा से कांस्य और कांसा से लोहा। इस तरीके से मानव के जीवन में इन पत्थरों, उपकरणों और धातुओं का महत्व बढ़ा। ये लगभग कब आया, तो 2500 BC के पास है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ हमें क्या कौन कौन सा काल देखने को मिला। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसी तरीके के कंटेंट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो बेस्ट फैकल्टी के होंगे। आप अब तक तो समझ गए होंगे कि कितना बढ़िया आपको ये नोट्स लगा होगा। ये सुजीत सर के नोट्स हैं और किसी भाई बहन के द्वारा इन्हें हैंड राइटिंग फॉर्म में PDF बना करके प्रोवाइड किया गया है। आप भी दूसरों का मदद करें। दूसरों की मदद से दिल को जो खुशी मिलती है वो और खुशी किसी और चीज़ से नहीं मिलेगी। तो आप भी मदद करिए।